दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडिया गठबंधन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस लेड इंडिया गठबंधन में जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है और लोकसभा के चुनाव के दौरान से ही इंडिया अलायंस, इन लोगों ने मोदी के विरोध में बीजेपी को रोकने के लिए इन लोगों ने सारे विपक्षी पार्टियां जो हैं, इसमें आप लगा लीजिए बंगाल से ममता बनर्जी, बिहार से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, साउथ से डीएमके और जितने भी पार्टियां जो मोदी और बीजेपी से विरोध की राजनीति करती है, इन लोगों ने मिलकर एक इंडिया अलायंस बना लिया था। हालांकि बाद में इनमें कुछ टकराव आया और इस अलायंस से नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग कर लिया और फिर वो बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन और बाकी अन्य दल जो हैं वो लोकसभा के चुनाव में अपने अपने सहूलियत के हिसाब से चुनाव लड़े थे अपने अपने स्टेट में। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस करके चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में अलायंस करके चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियों ने कोई अलायंस नहीं किया। उसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं किया। तो इस तरह इन लोगों ने स्वार्थ के चक्कर में आकर, स्वार्थ के चलते एक अलायंस तो बना लिया, लेकिन इन अलायंस में एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रही ही नहीं। हर एक पार्टी सोचती रही कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम इतने ज़्यादा सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और सबके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात रही कि अगर हम ज़्यादा सीटें जीत कर ले आ गए तो प्रधानमंत्री मेरे पार्टी का बनेगा, या अगर प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो कोई अच्छा मलाईदार पोस्ट, मलाईदार मंत्रालय अपने पास रखा जाएगा। तो इस तरह हर एक पार्टियों ने अपने अपने स्वार्थ को लेकर लोकसभा में अलायंस किसी तरह बचा कर रखा। लेकिन लोकसभा के बाद हरियाणा की बारी आई। हरियाणा में इंडिया अलायंस का ही दो पार्टनर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों एक दूसरे के साथ अलायंस तो करना चाहते थे, लेकिन सीटों के साथ तालमेल हो नहीं पाया, इस वजह से अलायंस टूट गया। गाइस, कैन यू बिलीव कि मतलब कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से सिर्फ 10 सीट मांग रही थी। हरियाणा में टोटल 90 सीटों का चुनाव था, उसमें से आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस से 10 सीट मांग रही थी और कांग्रेस इनको 3 सीट देने को तैयार थी। हालांकि कांग्रेस के ही राहुल गांधी ने पहले ये बोला था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करना चाहते हैं, और उसके बाद भी थोड़ा सा दिल बड़ा नहीं दिखा पाए ये लोग, और आम आदमी पार्टी को अंत में आम आदमी पार्टी 7 सीटों तक आ गई थी कि हमें 7 सीट ही दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस वो भी दे ना सकी। तो इस तरह इंडिया अलायंस का हरियाणा में भी समझौता हो नहीं पाया, और लिहाजा हालांकि उसके चलते चुनाव हारे नहीं, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर आप ये कह सकते हैं कि चुनाव हारने का ये भी एक फैक्टर रहा। अगर अलायंस होता इन लोगों में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, तो हो सकता है कि जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाता कि ये लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसे जनता के बीच मैसेज ये गया कि स्वार्थ की राजनीति है, ये स्वार्थी हैं, ये स्वार्थी हैं, ये इसको दे रहे हैं गाली, ये इसको दे रहे हैं गाली, और फिर अंत में जाकर मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से हरियाणा में जनता ने इन दोनों गठबंधन को नकार दिया और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ सरकार में आ गया। इसी तरह दोस्तों अभी हुआ है महाराष्ट्र में चुनाव। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और इनका एक प्रमुख अलायंस है समाजवादी पार्टी। ये चारों दल महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे।
लेकिन अलायंसेस बना किसके किसके बीच? कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन्हीं तीनों के बीच अलायंस बना और समाजवादी पार्टी को इन लोगों ने अलायंस से बाहर रखा। तो यहां पर भी लोगों ने ये देखा कि इनको इनके अलायंस में आपस में ही बन नहीं रही है और इनका मेन मकसद है सत्ता हासिल करना। इस अलायंस का मेन उद्देश्य जनता की सेवा करना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि इंडिया अलायंस का मकसद जनता की सेवा करना है तो वो अपने दिमाग से इस कीड़े को निकाल फेंके, इस वायरस को निकाल फेंकिए। जो गठबंधन आपस में 2-4 सीटों का त्याग करके चौथे पार्टनर को 2-4-10 सीटें नहीं दे सकते हैं और आपस में ही तो खुद कितना सर फुटबॉल के बावजूद ही उन लोगों में सीटों का बंटवारा हुआ था, चौथे पार्टनर को लोग सीट कहां से देते? तो इस तरह इन लोगों का अलायंस महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस से फेल रहा और महाराष्ट्र में भी ये लोग बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। वहां भी बीजेपी लेड एनडीए जो है भारी बहुमत से वहां भी चुनाव जीता है। अब जब ये दोनों चुनाव खत्म हो गए हैं तो अब दिल्ली चुनाव की तैयारी हो रही है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां दो मेन प्लेयर है जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और आम आदमी पार्टी ने बिना कोई कांग्रेस के साथ बिना कोई समझौता किए, बिना कोई मीटिंग किए, बिना कोई सीट शेयरिंग किए अपने सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया। तो कांग्रेस ने भी क्या किया? कांग्रेस ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग भी दिल्ली में 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो दिल्ली में भी ये अलायंस फेल हो गया। तो अब इतने चुनाव के बाद जो है ये अलायंस फेल हो गया है। तो अब इस अलायंस में क्या हुआ है कि दरार जो अब तक अंदर अंदर दिख रही थी, अब दरार की जो न्यूज है वो मुखरता के साथ बाहर आने लगी। और आज ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो इतने दिन से केजीआर कॉलेज के आरकेजी कॉलेज जो था उस इंसिडेंट के बाद 4-5 महीना से वो शांत थी, आज उन्होंने जब ये मामला बिल्कुल अब ठंडा पड़ गया है, ठीक ना, डॉक्टर्स का अब कोई न्यूज में आता नहीं है, तो ममता बनर्जी ने आज अपना सर उठाया है और इसी अलायंस के खिलाफ सर उठाया है। और आज नहीं उठाया है, 3-4 दिन से उठा रही है वो आजाद। जब से इंडी अलायंस महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदार ईवीएम बता रही है, तब से ममता बनर्जी ये बार बार बोल रही कि नहीं, ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। और आज तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी इज नॉट कैपेबल टू लीड इंडी अलायंस। तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी में अब वो बात रही नहीं, वो क्षमता रही नहीं। तो वो चाहती है कि इंडी अलायंस का नेतृत्व वो करें और वो डबल रोल में आएंगी, बंगाल के सीएम के रूप में भी दिखेंगी और इंडी अलायंस के चेयरपर्सन के भी रूप में आएंगी या अध्यक्ष के रूप में आएगी, जो इंडी अलायंस को लीड कर सके और सारे दलों को जो इंडी अलायंस में है उनको एक साथ रख सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ममता बनर्जी से ये पूछा जाना चाहिए कि जब आप अध्यक्ष बनी या बनेंगी तो आपने अपना दिल बड़ा क्यों नहीं दिखाया? लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस को बंगाल में एक भी सीट अलायंस में क्यों नहीं दी? तो क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप देंगे, सीट शेयरिंग करेंगे क्या? तो यहां भी देखिए दोस्तों, बंगाल की ममता बनर्जी भी बहुत बड़ी प्लेयर है। वो चाहती है कि बंगाल के हिस्से में कांग्रेस को कुछ ना दिया जाए। वो चाहती है कि कांग्रेस जो है बंगाल से दूर रहे और उसका स्ट्रेटजी ये है कि हर एक स्टेट जहां पर कोई रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वहां कांग्रेस अलायंस से दूर रहे। कांग्रेस सिर्फ उसी स्टेट में अपना चुनाव लड़े जहां पर वो स्ट्रांग है, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये जो 4-5 स्टेट हैं वहीं वो अपना प्रेजेंस दिखाए। बाकी जितने स्टेट है जहां अगर एक भी लोकल कोई क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी है उसके ऊपर कांग्रेस चुनाव छोड़ दे। ममता बनर्जी का ये स्ट्रेटजी है और इसी के तहत वो 2 विधानसभा और लोकसभा चुनाव, पिछला लोकसभा चुनाव वो जीती है। इसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी और एक जो कांग्रेस के अध्यक्ष
जो अधीर रंजन चौधरी है वो जो चुनाव लड़ते थे जिस सीट से, उस सीट पर उन्होंने अपना एक मजबूत कैंडिडेट जो गुजरात के हैं यूसुफ पठान क्रिकेटर, उनको खड़ा किया और यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। दोस्तों कहते हैं ना कि वोट हमेशा डेवलपमेंट के नाम पर मिलना चाहिए। अब बताइए कि यूसुफ पठान ने बंगाल के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, और या उस सीट पर आज से पहले ममता बनर्जी के अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीते थे, ममता बनर्जी के कैंडिडेट तो कभी जीते ही नहीं है। तो पहली बार यूसुफ पठान आया और वहां के लोगों ने जिता दिया। तो कांग्रेस को लिए देखिए, जो और जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे उस सीट पर मुस्लिम बहुल सीट था, और वहां के मुसलमानों ने साफ कर दिया कि जब कभी भी पसंद की बारी आएगी तो दे प्रिफेयर ममता बनर्जी ओवर कांग्रेस। ये जनता का स्पष्ट मैसेज है। तो जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया तो इंडिया अलायंस के बहुत सारे जो दल हैं वो ममता बनर्जी के सपोर्ट में आ गए। सबसे पहले सपोर्ट में आए हैं अपने महाराष्ट्र के नॉटी पर्सन संजय राउत। उसने कहा कि हाँ, ममता बनर्जी वो सही बोल रही हैं और ममता बनर्जी को ही इंडिया अलायंस को लीड करना चाहिए, और अगर आज वो स्टेटमेंट नहीं देती तो वो खुद बंगाल जाकर उनसे बात करने वाले थे। इधर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि हाँ, हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी उनके इंडिया अलायंस की नेता बने और सब लोग इसके लिए सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस इस चीज से भिनक गई है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता सब आए हैं सामने, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है, कांग्रेस का प्रेजेंस पैन इंडिया में ही, चाहे वो कुछ ही % हो, लेकिन पैन इंडिया प्रेजेंस कांग्रेस का है, और राहुल गांधी ही इंडिया अलायंस के नेता हो सकते हैं। उधर कांग्रेस के एक और नेता ने जो है उदित राज, उन्होंने भी ममता बनर्जी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने आज तक क्या किया है, वो क्या बाहर निकल के जीती हैं क्या आज तक एक भी चुनाव। हालांकि बात सही है, ममता बनर्जी का प्रेजेंस जो है सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही है, बंगाल से बाहर उन्हें कोई जानता तक नहीं है। अगर वो अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर देगी तो शायद उनको 5 वोट भी नहीं मिलेंगे इंडिया अलायंस के नाम पर। तो दोस्तों मतलब इस तरह की टकराव की घटनाएं घट रही हैं, और जो स्वार्थ का एक जो गठबंधन बना था उस स्वार्थ के गठबंधन में अब दरारें स्पष्ट दिखने लगी हैं, और पानी का इतना तेज बहाव है, जो बीजेपी का जो पानी का इतना तेज बहाव है वो मुझे लगता है कि इस अलायंस को दो फाड़ कर देगी बहुत जल्दी। और मुझे लगता है कि एक इंडिया मतलब कि एक तो है ना इंडिया अलायंस है, अब बन जाएगा इंडिया बी अलायंस है, इस तरह करके कुछ और एक पार्टी बनेगा। तो अभी राजनीति क्षेत्र में उठा पटक उथल पुथल हमेशा मचे ही रहता है, और इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस उठा पटल को हम लोग सब एक साथ मिलकर नॉलेज शेयर करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।